स्टार्ट। हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का न्यू सिटीजन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, यहां पर हम कर रहे हैं अपनी पॉलिटी की क्लासेस और समीक्षा सीरीज इसका नाम है। समीक्षा सीरीज के अंतर्गत हम पॉलिटी में नीति निदेशक तत्व तक आ चुके थे। नीति निदेशक तत्वों की कल हमने क्लास की है। उसमें नीति निदेशक तत्व है क्या, क्या क्या संवैधानिक प्रावधान है, किस प्रकृति के ये हैं, कितने टाइप के ये होते हैं, इन सबको हमने यहाँ पर कल थ्योरी क्लासेस में अपनी देख लिया है। आज हम करने वाले हैं यहाँ पर एमसीक्यू प्रैक्टिस। काफ़ी सारे प्रश्नों को मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आपके लिए। नए पुराने जितने भी प्रश्न हो सकते थे सभी का संकलन है। तो शुरू कर देते हैं, और उससे पहले थोड़ा सा एक बार और ओवरव्यू देख लेते हैं कि राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं क्या। ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व जो हैं वो राज्य को नीति निर्धारण में या कानून को बनाने में दिए गए क्या है, निर्देश हैं। संविधान द्वारा दिए गए ये एक निर्देश हैं। और किस भाग में है ये, संविधान के भाग 4 में आते हैं। ठीक है, ये हमने देख लिया है। और 4 में अनुच्छेद की रेंज क्या है, अनुच्छेद 36 से 51 तक ये है। ठीक है। और इनकी प्रकृति देखी थी हमने, किस प्रकृति के हैं। सकारात्मक निर्देश है। ठीक है। अवाद योग्य है, अवाद योग्य, अर्थात इनको न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता है, न्यायालय में इनके खिलाफ नहीं जा सकता, इनका उल्लंघन होने पर न्यायालय नहीं जाया जा सकता है। और दूसरी चीज है कि मौलिक संविधान लागू होने के समय जो है कुछ नीति निदेशक तत्व नहीं थे, बाद में विभिन्न संवैधानिक संशोधनों द्वारा, जैसे 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा कुछ को जोड़ा गया, यहाँ पर 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा और 97वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है। अब फिर हमने देखा था बहुत सारे कथन इनसे संबंधित विद्वानों ने इसकी आलोचना पूर्वक कुछ कहा है, किसी विद्वान ने इसकी बढ़ाई करते हुए कुछ कहा है। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने इनको क्या कहा है, अनोखी विशेषता कहा है, संविधान की अनोखी विशेषता कहा है। ऐसे ही आइवर जेनिंग्स ने इनको कहा है कि ये ऐसा चेक है जिसकी इच्छा बैंक जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। ठीक है। और इसकी परिवर्तनीयता को लेकर ऐसा आइवर जेनिंग्स ने कहा था, परिवर्तनीयता को लेकर। ठीक है। ऐसे ही टी कृष्णमाचारी ने क्या कहा था, इसको सच्चा कूड़ादान कहा था, क्योंकि ये उस वक्त संविधान लागू होने के वक्त इनको लागू नहीं कराया जा सकता था। ठीक है, चलते हैं अपने प्रश्नों पर चलते हैं। अब पहला प्रश्न हमारा यहाँ पर है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से, डीपीएसपी से हमारा पहला प्रश्न आज का होने वाला है। ठीक है, आ जाइए ध्यान से देखिए। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिष्ठापित है। हमने राज्य के नीति निदेशक तत्वों को शुरू करने से पहले ही ये जाना था कि ये लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित करने के लिए जरूरी है, सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए ये जरूरी है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिष्ठापित है। उद्देशिका में, राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में, मूल अधिकार में, या फिर 7वीं अनुसूची में। तो हमारा यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी, राज्य के नीति निदेशक तत्वों में जो है कल्याणकारी राज्य का आदर्श है। हालांकि उद्देशिका में भी सामाजिक राजनीतिक आर्थिक न्याय की बात की गई है, तो वहां पर भी इसको शामिल किया जा सकता है, उद्देशिका से भी इसको कहा जा सकता है। लेकिन जो मेन क्रक्स जो निकल कर आता है कल्याणकारी राज्य का, वो कहां से आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से। तो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया हुआ है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना तथा एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना है। दूसरा हमारा यहाँ पर सवाल है,
निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? ठीक है, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है वो निम्न में से क्या है? एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, डीपीएसपी का ये तो मेन उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य ही यही है, तो ये तो यहां पर होगा। सेकंड है सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना। ठीक है, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में हमने कल पढ़ा है, 38 अनुच्छेद क्या कहता है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जो लोक कल्याणकारी हो। राज्य लोक कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। और उसी में हमने एक देखा था, राज्य सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था बनाएगा। और 38 का भी हमने 2 पार्ट देखा था, उसमें यह था कि राज्य आय की असमानता को, सुविधा अवसर की असमानता को कम करेगा या समाप्त करेगा। तो यहां पर यह भी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना ही ये कहती है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ठीक है, पंथ निरपेक्ष राज्य का आदर्श जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रस्तुत करती है। पंथ निरपेक्ष राज्य की प्रस्तावना भारतीय संविधान की प्रस्तावना ही सुनिश्चित करती है। लेकिन यहां पर ऑप्शन में लिखा हुआ है एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, तो ये तो बिल्कुल इसकी प्रस्तावना के आदर्श के खिलाफ हो जाता है। तो यहां पर यही गलत होगा और हमें गलत कथन का ही चयन करना है। ठीक है, तो सी इसका यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। और फोर्थ को भी देख लेते हैं, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। देखिए, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 आपस में इनमें विरोधाभास है, तो इनमें एक ही सही हो सकता है, एक सही होगा एक गलत होगा। तो हमारे यहाँ पर ये वाला सही है, ये वाला गलत है, और गलत कथन ही हमें चुनना है, तो सी इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना तथा एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना है, ना कि धार्मिक राज्य की स्थापना करना है। ठीक है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना है। राज्य सभी वर्गों के लिए और विशेषकर कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, उनके कल्याण के लिए पूरा एक वातावरण बनाएगा, एक व्यवस्था बनाएगा। यही डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य है। तीसरा सवाल हमारा कहता है राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कुछ कथन दिए हुए हैं, उन पर हमें विचार करना है। पहला है, ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। तो निश्चित है, हम पढ़ ही चुके हैं, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करना, सामाजिक और आर्थिक न्याय से परिपूर्ण व्यवस्था को बनाना। तो ये क्या है? ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। तो पहला यहाँ पर स्टेटमेंट हमारा सही नजर आ रहा है। दूसरा, इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, जब हम कल पढ़ रहे थे तो आर्टिकल 36 में हमने पढ़ा था राज्य की परिभाषा थी। आर्टिकल 36 में क्या था? राज्य की परिभाषा थी। राज्य की वही परिभाषा थी जो हमने आर्टिकल 12 में पढ़ी है। उसके बाद हमने देखा 37 कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनको न्यायालय द्वारा परिवर्तन नहीं कराया जा सकता। ये शासन के लिए मूलभूत है, ये देश के शासन में मूलभूत है, लेकिन इनको न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं कराया जा सकता है। तो हमारा कथन भी यही है कि इनको न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय, ये किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, अर्थात इनफोर्सिएबल नहीं है। तो ये कथन भी सही है। प्रश्न है, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ठीक है, तो सी यहां पर 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट, सी इसका यहां पर सही उत्तर हो गया है। राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वी हैव टू चूज हेयर आल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट। दे आर नॉट इन्फोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट ऑफ लॉ, वे किसी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। दे आर नॉट इन्फोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, ये यहाँ पर सही स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट है, दे कैन ओवरराइड ऑल द फंडामेंटल राइट्स। दे कैन ओवरराइड ऑल द फंडामेंटल राइट्स।
वे सभी मौलिक अधिकारों को क्या कर सकते हैं, अभिभावी, उनके ऊपर वरीय हो सकते हैं, वे सभी मूल अधिकारों पर अभिभावी हो सकते हैं। तो क्या ऐसा है? देखिए हमने इनकी प्रकृति के बारे में ही पढ़ा था कि जो नीति निदेशक तत्व हैं वो मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्व आपस में एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन हमने ये भी देखा था कि कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ नीति निदेशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर जो है वरीयता दी गई है। वो कौन कौन से थे? 14 और 19 पर दी गई है। किसको? 38B एंड 38C को। ठीक है, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है वे सभी मूल अधिकारों पर अभिभावी हो सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट पूर्णतः गलत हो जाता है, क्योंकि सभी मूल अधिकारों पर ये अभिभावी नहीं हो सकते हैं। हालांकि पहले तो ये व्यवस्था थी कि मौलिक अधिकार श्रेष्ठ हैं, मौलिक अधिकार उच्च हैं, आज भी यही व्यवस्था है, लेकिन कुछ परिस्थिति में कुछ नीति निदेशक तत्वों को मौलिक अधिकारों से ऊपर रख दिया गया है। उन्हें सामाजिक और आर्थिक न्याय से संबंधित किया जा सकता है। बिल्कुल, ये सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात करते हैं। तीसरा है, चौथा है, उन्हें निःशुल्क कानूनी सहायता देने से संबंध किया जा सकता है। हमने पढ़ा था 39A, आर्टिकल 39A, इसमें क्या था? समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता की बात की गई थी। तो ये भी हमारा सही है। गलत कथन ये है, तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा यहां पर। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुदेश प्रपत्र, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, हमने ये पढ़ा था ये कहां से प्रेरित हैं? भारतीय संविधान में जो नीति निदेशक तत्वों को शामिल किया गया है, ये कहां से प्रेरित हैं? ये जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था, वहां पर भी राज्य के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए थे, कुछ निर्देश दिए हुए थे। वो किस नाम से थे? इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन नाम से थे। ठीक है, अनुच्छेद 36 से 51 भाग 4 में है के रूप में समाहित कर लिया गया था, जिनका उद्देश्य शासन के लिए सकारात्मक उद्देश्य विधि निर्माण में प्रस्तुत करना व आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। ये बात कहां से निकल कर आती है? अनुच्छेद 38 से। इनकी प्रकृति गैर न्यायोचित है, अर्थात इनको न्यायालय में परिवर्तन नहीं कराया जा सकता है, यानी कि उनके हनन पर उन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। अर्थात ये राज्य के ऊपर बाध्यता न होकर कर्तव्य के समान है। ठीक है, ये राज्य के लिए कर्तव्य के रूप में है। राज्य बाध्य नहीं है कि इनको करे, लेकिन राज्य को अपने नीति निर्माण में, अधिनियम और विधान बनाने में इनको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसमें निर्धारित सिद्धांत देश के शासन में मूल है। हमने पढ़ा था कि ये देश के शासन में मूलभूत हैं, लेकिन परिवर्तनीय नहीं है। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने कई बार व्यवस्था दी है कि किसी विधि की संवैधानिकता का निर्धारण करते समय निदेशक तत्वों को अनुच्छेद 14-19 के संबंध में तर्क संगत मानते हुए असंवैधानिकता से बचा जा सकता है। ठीक है, तो ये इसकी व्याख्या थी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 5। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं, देखिए ध्यान से। कथन 1, कथन कारण वाला प्रश्न है, कथनों वाला प्रश्न है। 2 कथन दिए हुए हैं। संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य की नीति के निदेशक तत्व वास्तविक लोकतंत्र का सामाजिक और आर्थिक आधार प्रदान करने का उद्देश्य रखते हैं। बिल्कुल सही बात है, पिछले 2-3 सवालों में भी यही हमने पढ़ा है। नीति के निदेशक तत्व निर्देश मात्र हैं, जिन्हें सरकार को नीति निर्माण करते समय ध्यान में रखना होता है, और वे न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बिल्कुल सही है दोनों स्टेटमेंट। अब हमें देखना है ऑप्शन को। ऑप्शन क्या है? दोनों कथन 1 और कथन 2 व्यष्टित है, सत्य है, और कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है। दूसरे में स्पष्टीकरण नहीं है, तीसरे में कथन 1। तो सी एंड डी तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक गलत एक सही बताया हुआ है। पहले और दूसरे में से ही हमारा उत्तर होने वाला है। तो हमें यह देखना है कि क्या कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर परिवर्तनीयता की बात हो रही है, यहाँ पर नीति निर्माण की बात हो रही है, लेकिन ये क्या है? राज्य के नीति निदेशक तत्वों को सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने की बात कर रहा है। तो क्या ये यहाँ पर व्याख्या कर रहा है? देखिए आपस में दोनों कथन सही तो हैं, लेकिन ये व्याख्या नहीं कर रहा है। बी इसका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन दिए हुए हैं, पहले देखना है। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य की नीति के निदेशक तत्वों से प्रश्न है। विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। विधायिका, कार्यपालिका, ठीक है,
और उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है, हमें ये बताना है। क्या नीति निदेशक तत्व जो हैं विधायिका और कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं? क्या नीति निदेशक तत्व जो हैं विधायिका अर्थात संसद, कार्यपालिका अर्थात जो भी विधायिका के कानूनों को लागू करने वाले तंत्र हैं जैसे प्रशासन, तो क्या डीपीएसपी इनके कृत्यों पर या इनके कार्यों पर निर्बंधन करते हैं? तो ऐसा तो नहीं है, ये केवल क्या है, ये निर्देश मात्र हैं। शासन के लिए, सरकार के लिए ये नीति के निर्माण में एक डायरेक्शन के मात्र हैं, तो ये निर्बंधन तो नहीं करते हैं, ये स्टेटमेंट भी गलत है। और विधायिका और कार्यपालिका के कृत्यों पर भी निर्बंधन नहीं करते हैं, ये स्टेटमेंट भी गलत है। हमें सही कथन का चयन करना था, सही तो कोई नहीं है यहाँ पर, तो डी हो जाएगा इसका, नाइदर वन और नो टू, ना तो एक ना दो सही है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, थोड़ा विस्तार से समझ में आ जाएगा। राज्य की नीति के निदेशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी संविधान के भाग 4 में है। ठीक है, उद्देश्य इनका सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। लेकिन डीपीएसपी ना तो विधायिका और ना ही कार्यपालिका पर सीधा कानूनी प्रतिबंध लगाते हैं। ठीक है, ये केवल मार्गदर्शक सिद्धांत है, गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जिनका पालन करना राज्य का नैतिक दायित्व है, कानूनी बाध्यता नहीं है। राज्य इन नियमों को, इन अनुदेशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन उसको नीति निर्माण में इनका ध्यान रखना है। डीपीएसपी कानून निर्माण के लिए बाध्यकारी नहीं होते हैं। संसद या राज्य विधानमंडल को इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए कानून बनाना चाहिए, लेकिन अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो न्यायालय में बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, दूसरी बात यही है, इसीलिए यहाँ पर कृष्णमाचारी ने क्या कहा, इसको सच्चा कूड़ादान कहा है। और आइवर जेनिंग्स ने क्या, ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या कहा है, ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। तीसरी बात यहाँ पर है, डीपीएसपी कार्यपालिका की कार्यवाही पर बाध्यकारी नहीं है। कार्यपालिका को नीति निर्माण या क्रियान्वयन में इनका पालन करना चाहिए, परंतु यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो उसको भी अदालत में नहीं घसीटा जा सकता है। अनुपालन के लिए न्यायिक परिवर्तन नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में, जैसे स्टेट ऑफ केरला वर्सेस थॉमस मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा है कि डीपीएसपी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। अगर यहाँ पर प्रश्न आ जाए कि किन किन मामलों में या निम्नलिखित में से किस मामले में न्यायालय ने कहा है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, तो यहाँ पर स्टेट ऑफ केरला वर्सेस थॉमस वाला मामला भी हो सकता है और मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला मामला भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7th है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, बिल्कुल ठीक है। सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, ठीक है। पहला ऑप्शन यहां पर है राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, ठीक है, राजनीतिक प्रजातंत्र को। दूसरा सामाजिक प्रजातंत्र को, गांधीवादी प्रजातंत्र को, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को। तो नीति निदेशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना है। नीति निदेशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना है। डी इसका यहाँ पर सही उत्तर होना चाहिए, ठीक है। सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात की गई है। अनुच्छेद 38 में भी हमने ये पढ़ा है कि राज्य लोक कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र। 8वां प्रश्न है, भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होंगे, ठीक है। पहला गलत है, परिवर्तनीय तो नहीं होते हैं, वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, ये सही है। इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे, ठीक है, कानून बनाने को प्रभावित करेंगे, बिल्कुल ठीक बात है। तो क्योंकि ये निर्देश मात्र है, कानून बनाने में इनका ध्यान रखा जाना आवश्यक है। तो सेकंड और थर्ड, डी इसका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा नवा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही गलत कथन को हमें चुनना है, गलत कथन को हमें यहाँ पर चुनना है। राज्य की नीति के निदेशक तत्व का पालन राज्य प्रशासन के मामले में के साथ साथ कानून निर्माण में भी करेगा, बिल्कुल ठीक बात है। राज्य की नीति के निदेशक तत्व गणतंत्रीय संविधान के अधीन राज्य के ध्येय को मूर्त रूप देते हैं,
दोनों के मध्य विवाद की स्थिति में राज्य की नीति निदेशक तत्व मूल अधिकारों पर अग्रता रखते हैं। अब यही बात हो गई फंसने वाली, यहां पर लिखा हुआ है मूल अधिकारों पर नीति निदेशक तत्व अग्रता रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, मूल अधिकार ही श्रेष्ठ है। बस दो स्थिति ऐसी हैं जहां पर 14 और 19 पर 38 बी और 38 सी को वरीयता दी हुई है, तो यहाँ पर सी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और गलत ही हमें चुनना था, तो सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। डी को भी देख लेते हैं, राज्य की नीति के निदेशक तत्व न्यायालयों में परिवर्तनीय नहीं है, बिल्कुल ठीक है ये वाला भी। तो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ तो ठीक है और सी यहाँ पर गलत है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्तमान स्थिति में मूल अधिकार नीति निदेशक तत्वों पर प्रभावी है। ठीक है, वर्तमान स्थिति जो है वो मूल अधिकार ही प्रभावी है, हालांकि ये पूरक है लेकिन ज्यादा प्रभावी मूल अधिकार ही है, लेकिन अनुच्छेद 39 बी और 39 सी को छोड़कर। ठीक है, 39 बी एंड 39 सी ये यहां पर मौलिक अधिकारों से ऊपर है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, अरे भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत देश के शासन में मूलभूत महत्व के हैं, बिल्कुल ठीक है। न्यायालयों द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते हैं, यह भी सही है। तीसरा कथन देखते हैं, राज्य का कर्तव्य है कि विधि निर्माण में उनका सम्मान करे। राज्य का कर्तव्य होगा कि विधि निर्माण में उनका सम्मान करे, यह भी यहाँ पर ठीक है। तीन ही कथन है, तीनों यहाँ पर सही है, तो उपरोक्त तीनों इसका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? समता के अधिकार का, राज्य की नीति के निदेशक तत्वों का, स्वातंत्र्य का अधिकार का, कल्याण की अवधारणा का। ठीक है, धन का संकेंद्रीकरण, ठीक है, हमने आर्टिकल 38 में पढ़ा था, एक प्रावधान ये था कि राज्य धन के विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देगा, तो नीति निदेशक तत्वों में भी ये आता है, बी इसका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। देख लेते हैं थोड़ा विस्तार से व्याख्या। भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित राज्य के नीति निदेशक तत्व, इनका उद्देश्य एक समाजवादी और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। इन निदेशक तत्वों में धन के केंद्रीकरण को रोकने और संपत्ति का समान वितरण सुनिश्चित करने की बात की गई है। आर्टिकल 39 में यह बात कही गई थी, आर्टिकल 39 में, तो ध्यान रखना आर्टिकल 39 में यह बात है। ठीक है, आर्टिकल 39 में यह कहा गया है कि राज्य की यह नीति होगी कि आर्थिक तंत्र इस प्रकार चले कि संपत्ति और उत्पादन के साधनों का स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार वितरित हो कि समानता और सबकी भलाई सुनिश्चित कर सके। इसका मुख्य उद्देश्य है धन और उत्पादन के साधनों का असमान वितरण रोकना, संपत्ति के केंद्रीकरण प्रवृत्ति को रोकना। ठीक है, एक बार देख लेते हैं 38 और 39 को, एक बार रिविजन कर लेते हैं चल के। आर्टिकल 38 और 39, ठीक है, देखो आर्टिकल 38 में क्या था, आय की असमानता को कम करना और प्रतिष्ठा सुविधा अवसर की असमानता को कम करना। लेकिन 39 के यहाँ पर 6 पार्ट हमने पढ़े थे, एक 6 पार्ट में भी एक था 39 सी। ठीक है, 39 सी था आर्थिक शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। ठीक है, और 39 बी क्या था, देश के संसाधनों का जनहित में प्रयोग करना। इन दोनों ही जो ये दो प्रावधान है, इन दोनों को ही मौलिक अधिकारों पर वरीयता प्राप्त है, तो इसको यहाँ आप ध्यान से देख लीजिए। 39 बी एंड सी, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, मूल अधिकारों एवं निदेशक सिद्धांतों के बीच संबंधों की वर्तमान स्थिति के विषय में निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही है? वर्तमान स्थिति, निदेशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों की अपेक्षा किसी भी दशा में प्राथमिकता नहीं दी जा सकती है। ठीक है, हमने पढ़ा है 38 बी और सी को प्राथमिकता दी गई है, तो यहाँ पर ये गलत हो गया है। मूल अधिकारों की अपेक्षा निदेशक सिद्धांतों को सदैव प्राथमिकता दी जाती है, सदैव प्राथमिकता दी जाती है। मूल अधिकारों को देखिए सदैव प्राथमिकता नहीं दी जा सकती, क्योंकि 38 बी और 38 बी को बार बार यही आ रहा है, 38 बी और 38 सी को यहाँ प्राथमिकता दी जाती है मूल अधिकारों पर, तो ये भी गलत। तीसरा है, निदेशक सिद्धांतों की अपेक्षा मूल अधिकारों को सदैव प्राथमिकता दी जा सकती है। मूल अधिकारों को भी सदैव प्राथमिकता नहीं दी जा रही है, क्योंकि 14-19 को वहां पीछे रखा जा रहा है 38 बी और 38 सी के सामने। ये भी गलत हो जाएगा। डी है हमारे पास, कुछ मामलों में निदेशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों की अपेक्षा प्राथमिकता
दी जा सकती है। और वो कौन से मामले हैं? वो यही हैं आर्टिकल 38B एंड आर्टिकल 38C के जो प्रावधान हैं वो मूल अधिकारों पे प्राथमिक है। तो डी इसका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 13 हमारा क्वेश्चन है, वर्तमान में किस नीति निदेशक सिद्धांत को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्राप्त है? समस्त नीति निदेशक सिद्धांतों को, किसी भी नीति निदेशक सिद्धांतों को? मैंने 38 लिख दिया है क्या पीछे? 38B 38C नहीं, 39B 39C। मैं बार बार मेरे ध्यान में 38 ही है, 39 ही है, लेकिन मैं लिख रहा हूं 38। 39B एंड 39C है, ठीक है, 39B एंड 39C। केवल अनुच्छेद 39B एंड 39C में उल्लिखित, तो सी ही इसका यहाँ पर सही उत्तर 13 का हो जाएगा। ठीक है, एक बार और लिख देता हूं, 39B एंड 39C, इन दोनों निदेशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर क्या है? फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, फंडामेंटल राइट से ये ज्यादा है, 39B एंड 39C। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री? ठीक है, देश के शासन के लिए आधारभूत क्या है? मूल अधिकार है, मूल कर्तव्य है, नीति निदेशक तत्व है, या मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्य है? तो सी यहाँ पर देश के शासन में मूलभूत क्या है? नीति निदेशक तत्व है, क्योंकि नीति के निर्माण में राज्य इनको ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, हमारा 15 प्रश्न। 15 प्रश्न यहां पर है, निदेशक तत्व क्या है? ठीक है, वाद योग्य, अवाद योग्य, कठोर या लचीले? ठीक है, तो ये नॉट इनफोर्सिएबल है या अवाद योग्य भी इनको कहा जाता है, नॉट इनफोर्सिएबल। ठीक है, बी इसका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। और मौलिक अधिकार के मामले में क्या है? मौलिक अधिकार वाद योग्य है। ठीक है, मौलिक अधिकार क्या है यहाँ पर? वाद योग्य है, क्योंकि उनके उल्लंघन पर न्यायालय सीधे न्यायालय जाया जा सकता है। ठीक है, अगला हमारा सवाल है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया है? तो हमने देखा नीति निदेशक तत्वों के सिद्धांतों को, नीति निदेशक तत्वों को शामिल करने में राज्य ने जो भारत सरकार अधिनियम 1935 का अनुदेश प्रपत्र था, या इसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन भी कहा जाता था, उनको निदेशक तत्वों के रूप में शामिल किया गया है। तो बी यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमें गलत कथन यहाँ पे चुनना है। भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट उपबंध किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पर सही है, सही बात है, क्योंकि डीपीएसपी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। नेक्स्ट है, देश के शासन में राज्य की नीति के निदेशक तत्व मूलभूत हैं, ये भी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, राज्य का यह कर्तव्य होगा कि कानून बनाने में निदेशक तत्वों को लागू करे, यह भी यहाँ पर ठीक है। निदेशक तत्व भारत को विश्व का एक उन्नत पूंजीवादी देश बनाने के लिए निर्दिष्ट करते हैं। तो क्या पूरा निदेशक तत्व हमने पढ़ लिया है? क्या ऐसा कहीं पढ़ा है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व भारत को पूंजीवादी राष्ट्र बनाने के लिए निर्देश देते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो डी इसका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये कथन गलत है। अगला, संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों को न्यायालय में नहीं लाया जा सकता है? तो प्रवर्तनीयता से संबंधित प्रावधान कहां पर है? आर्टिकल 37 में है। आर्टिकल 36 में क्या है? 36 में परिभाषा है। ठीक है, 37 में क्या है हमारा? प्रवर्तनीयता, कि ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। और 38 में है कि राज्य लोक कल्याण के लिए सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था बनाएगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेदों में राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख पाया गया है? कहां पर है? भाग 4 में भारतीय संविधान के कहां से कहां तक है? 36 से 51 तक। तो सिंपल क्वेश्चन है, ए इसका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? ठीक है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? देखिए अब यहाँ पर काफी इजी प्रश्न यहाँ पर 2-3 आ रहे हैं। अब कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना, बी इसका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किन उपबंधों को भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम द्वारा पूरा किया गया? ठीक है, मूल अधिकार को, मूल कर्तव्य को, या नीति निर्देशक तत्वों को? देखिए राज्य ने जो नीति निदेशक तत्वों में दिए गए सिद्धांत हैं उनको पूरा किया है सामाजिक सहायता कार्यक्रम के रूप में। ठीक है, चाहे वो आपका न्यूनतम मजदूरी हो या मातृत्व अवकाश हो, ठीक है, शराबबंदी हो, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हो, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम हो, खाद्य सुरक्षा अधिनियम हो, इनके माध्यम से क्या है, राज्य ने सामाजिक सहायता कार्यक्रम के रूप में नीति निदेशक तत्वों को पूरा किया है। तो सी इसका यहाँ पर केवल 3 सही उत्तर हो जाएगा। देखिए नीति निदेशक तत्वों का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण है, अतः भारत सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वे जो भी विधि बनाए अथवा कोई सामाजिक सहायता कार्यक्रम चलाए तो वह निदेशक तत्वों में उल्लिखित उद्देश्यों को पूरा करे। अतः भारत सरकार द्वारा चलाए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रमों में निदेशक तत्वों के उपबंधों को पूरा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य की नीति के निदेशक तत्वों को के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। पहला है यहाँ पर भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना। ठीक है, क्या ये निदेशक तत्व है? हमने अनुच्छेद 44 में पढ़ा है, समान नागरिक संहिता का प्रावधान है। ग्राम पंचायतों को संगठित करना, ये कहां पर है? अनुच्छेद 40 में इसका प्रावधान है। ग्राम पंचायतों को संगठित करना, इसका प्रावधान कहां पर है? अनुच्छेद 40 में। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, कुटीर उद्योगों वाला मामला हमने कहां पर पढ़ा था? आर्टिकल एक था कर्मकारों उद्योगों का प्रबंधन और कर्मकारों में श्रमिकों की भूमिका, और एक हमने पढ़ा था श्रमिकों को सहायता और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, तो ये भी आता है डीपीएसपी में। नेक्स्ट, सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना। ठीक है, तो फोर्थ यहाँ पर नहीं है, फोर्थ नहीं है, और भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना, यहां पर कौन सा आ रहा है? 2 और 3 1 नागरिकों के लिए, भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, तो ये निर्देश के माध्यम से है भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य की नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर इसका आएगा 2 और 3, 1 यहाँ पर होना तो चाहिए 1 भी, ऑप्शंस में कुछ मिस्टेक है, 1 2 4 है, यहाँ पर 2 3 है, यहाँ 1 3 4 है एंड 2 3 4। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है। अच्छा, यहां पर है, उपर्युक्त में से कौन से गांधीवादी सिद्धांत हैं जो राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में प्रतिबंधित होते हैं? ठीक है, तो ये तो गांधीवादी नहीं है, हालांकि ये है, ये गांधीवादी नहीं है, लेकिन गांधीवादी कौन सा है? एक तो ग्राम पंचायत वाला है और कुटीर उद्योग वाला है। तो 2 और 3 इसका इस आधार पर सही उत्तर हो जाएगा। हालांकि ये भी है, सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर, ये भी डीपीएसपी है, लेकिन ये समाजवादी डीपीएसपी है, समाजवादी निदेशक तत्व है। तो आगे बढ़ते हैं, गांधीवादी सिद्धांत गांधी के भारत के निर्माण के लिए उनके विचारों को निदेशक तत्वों में शामिल किया गया था, जिसमें राज्य से अपेक्षा की जाती है कि ग्राम पंचायतों का गठन करे,
कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन कहाँ पे है? आर्टिकल 43 में है। सहकारी समिति का 43B में है। अनुसूचित जाति जनजाति कमजोर वर्गों को सामाजिक अन्याय से सुरक्षा अनुच्छेद 46 में है। मादक पदार्थों के दुरुपयोग पर प्रतिबंध अनुच्छेद 47 में है। गोवध, यह है गोवध एवं अन्य दुधारू पशुओं की हत्या का निषेध, ये अनुच्छेद 48 में है। एक नोट लिखा हुआ है, हालांकि संविधान में ऐसा कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है, केवल इनकी प्रकृति और इनके सहज अध्ययन के लिए इनके आधार पर समाजवादी, गांधीवादी और उदार बुद्धिजीवी में विभक्त किया गया है ना। ये जो गांधीवादी, समाजवादी और उदार बौद्धिक जो वर्गीकरण है, ये संविधान द्वारा नहीं किया गया है। यह जो विद्वानों ने अपने अध्ययन की सुविधा के आधार पर इनको इस आधार पे विभक्त कर दिया है। नेक्स्ट है हमारा 23वां प्रश्न है, भारत के संविधान की 36 से 51 तक की धाराओं में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत हैं। उन धाराओं की पहचान करें जिनमें गांधी जी के सिद्धांत हैं। ठीक है, तो किस किस में है गांधी जी के सिद्धांत? अभी हमने पढ़ा है आर्टिकल 40 में है। ठीक है, और आर्टिकल 40 में था ग्राम पंचायत वाला, और किस में था हमारा? 37 में था क्या? 37 तो परिवर्तनीयता से संबंधित है, तो 37 वाला तो है नहीं। 39, 42, 47, ठीक है, 42 वाला भी नहीं है, तो ये भी यहाँ पर हट जाएगा। 40 वाला है। 45 में क्या है? 45 में हमने पढ़ा था, 45 भी नहीं है। ठीक है, 45 भी नहीं है, तो ये भी यहाँ पर हट जाएगा। 40, 47 एंड 48 ये तीनों हैं। 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन। 47 में क्या है? लोगों का स्वास्थ्य देखभाल। और 48 में क्या है? कृषि और पशुपालन का संगठन। कृषि और पशुपालन का संगठन। तो यहाँ पर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ये गांधीवादी सिद्धांत है। नेक्स्ट है, निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? समाजवादी, उदार बौद्धिकवादी, गांधीवादी। तो उपर्युक्त सभी, इसका यहाँ पर डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान की आत्मा है, जो संविधान के सामाजिक दर्शन को समाविष्ट करते हैं। उपर्युक्त कथन किसके द्वारा कहा गया है? देखिए, किसने ये कहा था कि नीति निर्देशक तत्व जो हैं संविधान की आत्मा है? किसने ये कहा था? तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने ये कहा था कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं संविधान की आत्मा है और संविधान के सामाजिक दर्शन को समाविष्ट करते हैं। डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा है, जो संविधान के सामाजिक दर्शन को व्यक्त करते हैं। आगे बढ़ते हैं। 26वां हमारा सवाल है, निम्नलिखित में से किसने राज्य की नीति के निर्देशक तत्व को भारत के संविधान की अनूठी विशेषता, अनूठी या अनोखी विशेषता किसने कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा है अनोखी विशेषता। और दूसरी चीज ये है कि भारतीय संविधान के किस खंड को या किस हिस्से को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान की आत्मा कहा है? तो ये हमें जान लेना जरूरी है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कहां पर है? आर्टिकल 32 में। आर्टिकल 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा है? प्रश्न अगर आ जाए तो आपको बताना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने राज्य की नीति के निर्देशक तत्व को सामाजिक अपवर्जन के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के उद्देश्य के रूप में माना है? किसने नीति निर्देशक तत्व को क्या सामाजिक अपवर्जन के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के उद्देश्य के रूप में माना है? ठीक है, तो यहाँ पर ग्रेनविल ऑस्टिन ने ही ये माना है कि ये सामाजिक अपवर्जन के लक्ष्य को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर ये ग्रेनविल ऑस्टिन है, ग्रेनविल ऑस्टिन। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है ग्रेनविल ऑस्टिन ने सामाजिक अपवर्जन के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के उद्देश्य के रूप में माना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है? एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका, शक्तियों का केंद्रीकरण, निर्वाचित सरकार और शक्तियों का पृथक्करण। निर्वाचित सरकार और शक्तियों का पृथक्करण। तो यहाँ पर क्या है? शक्तियों का पृथक्करण जो है वो सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है। शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोच्च सुरक्षा को नियम करता है, क्योंकि इसके माध्यम से सरकार के तीनों अंगों, विधायिका, सरकार के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। विधायिका लेजिस्लेचर,
एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। ठीक है, एक दूसरे की शक्तियों पर नियंत्रण और संतुलन का काम करते हैं। नेक्स्ट है, नीति निदेशक तत्वों में समान नागरिक संहिता का सुझाव सुनिश्चित करता है। आर्थिक समानता, राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय एकीकरण, समाज के कमजोर वर्ग की सहायता। ठीक है, जो भारत के संविधान में नीति निदेशक तत्वों में हमारा समान नागरिक संहिता है, वो क्या सुनिश्चित करता है? ये यही बताता है कि समाज में क्या आ जाएगा? एकीकरण, यानी कि एकता की भावना आ जाएगी और सभी तौर तरीके एक से हो जाएंगे। तो राष्ट्रीय एकीकरण, सी इसका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 44 में है समान नागरिक संहिता का प्रावधान, नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता जिससे राष्ट्रीय एकीकरण सुनिश्चित हो। ठीक है, बाकी 45 दिया हुआ है। 45 में क्या है? 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा। और 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन है। 48A में पर्यावरण का संरक्षण संवर्धन है। 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। 50 में शक्ति पृथक्करण और 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ावा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। यह उपबंध करता है कि भारत के संविधान द्वारा यह उपबंध क्या है? ठीक है, क्या है ये? संविधान द्वारा गारंटीकृत मूल अधिकार है। देखिए ये कहां पर है? अभी अभी हमने पढ़ा आर्टिकल 49 में ये है। ठीक है, और आर्टिकल 49 कहाँ आता है? 36 से 51 के बीच। और 36 से 51 क्या है? नीति निदेशक तत्व। तो संविधान के राज्य की नीति के निदेशक तत्व, बी इसका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? ठीक है, 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण, और 50 क्या है? शक्तियों का पृथक्करण, और 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का अभिवर्धन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये है क्या? राज्य के नीति निदेशक तत्व है, सी इसका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य समस्त भारत में एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा? तो आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी की बात की गई है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत में किस राज्य में पहले से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, और किस राज्य ने अपनी विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का प्रस्ताव पारित किया और अंततः प्रस्ताव भी अंततः ये यूनिफॉर्म यूसीसी लागू कर दिया है? कौन सा ऐसा राज्य है? ठीक है, आप दोनों सवालों का जवाब बताइए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है, समान कार्य के लिए समान वेतन। समान कार्य के लिए समान वेतन क्या है? आर्थिक अधिकार के लिए विधिक मांग है, आर्थिक अधिकार के लिए राजनीतिक मांग है, विधिक अधिकार के लिए आर्थिक मांग है, राजनीतिक अधिकार के लिए आर्थिक मांग है। ये कैसी मांग है? एक विधिक मांग है। और कैसे अधिकार है? समान कार्य के लिए समान वेतन कैसा अधिकार है? फाइनेंशियल, इकोनॉमिक। आर्थिक अधिकार के लिए एक विधिक मांग है। तो ए इसका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। समान कार्य के लिए समान वेतन ये कहां पर आता है? समान कार्य के लिए समान वेतन आर्टिकल 39D में आता है। ठीक है, आर्टिकल 39D में आता है समान कार्य के लिए समान वेतन। समान कार्य के लिए समान वेतन बोलता है आर्थिक अधिकार के लिए विधिक मांग है। लिंग के आधार पर वेतन की विसंगतियों को दूर करने के लिए भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत अनुच्छेद 39D में राज्य के ऊपर यह विधिक दायित्व डाला गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन आर्थिक अधिकार के लिए विधिक मांग है। ठीक है, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 लागू किया गया है। ठीक है, तो इस प्रावधान को पूरा करने के लिए संविधान द्वारा भारत की संसद द्वारा कौन सा अधिनियम लाया गया है? समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। तो प्रश्न ऐसे भी बन सकता है, निम्नलिखित में से किस प्रावधान को या किस निर्देश को लागू करने के लिए भारतीय संसद ने समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 अधिनियमित किया? ऑप्शन हो सकता है समान कानून और समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, पशुपालन का संगठन। तीसरा एक ऑप्शन हो सकता है यहाँ पर समान कार्य के लिए समान वेतन। तो सही क्या हो जाएगा? समान कार्य के लिए समान वेतन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा राज्य के नीति के निदेशक तत्वों में निहित है? निम्नांकित में से कौन सा राज्य के नीति के निदेशक तत्वों में निहित है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार,
संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। तो अभी अभी हमने पढ़ा है, कहाँ पर है, आर्टिकल 39 से डी में ये है। तो यही है नीति का निर्देशक तत्व। बाकी ऑप्शंस को देख लेते हैं। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में ये कहाँ पर है, ये आर्टिकल 20 में है, जो कि मौलिक अधिकार के अधीन आता है। नेक्स्ट है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ये किस में है, आर्टिकल 21 में है, मौलिक अधिकार के अधीन है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये कहां पर है, आर्टिकल 39 में, ये भी एक मौलिक अधिकार है। तो डीपीएसपी हमारा कौन सा हो जाता है, डी। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, यह एक मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है, मौलिक कर्तव्य है या आर्थिक अधिकार है। ठीक है, तो ये क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक अंग है। 35 का बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज भी कहा जाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद इसकी ओर इंगित करता है, सामाजिक क्रांति की ओर कौन सा अनुच्छेद इंगित करता है, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 49 या अनुच्छेद 31। 31 तो मौलिक अधिकार से संबंधित था, क्योंकि ये 12 से 35 के बीच आता है। ठीक है, तो 31 नहीं होगा। 49 क्या है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का, स्थानों का, वस्तुओं का संरक्षण। 50 क्या है, शक्तियों का पृथक्करण। तो ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, राज्य लोक कल्याण के लिए व्यवस्था बनाएगा। देख लेते हैं, यहां पर देख लेते हैं इसकी व्याख्या। अनुच्छेद 38(1) में कहा गया है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की व्यवस्था करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रेरणित करे। दूसरी बात 38(2) में क्या है, राज्य आय की असमानता को, प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर की असमानता को कम करेगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एमंग द एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। निम्न में से कौन एक राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं है, देख लेते हैं। राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि पुरुष और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन, कहां पर है, 39 डी में है। नेक्स्ट है जीविका उपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार, यह भी है। अस्पृश्यता का उन्मूलन, काम हेतु न्याय संगत और मानवोचित दशाओं में रहें। तो अस्पृश्यता का अंत कहां पर आता है, 17 में, आर्टिकल 17 में आता है, जो कि एक समानता के मौलिक अधिकार में समाहित है। तो सी इसका यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, अस्पृश्यता उन्मूलन मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 17। नेक्स्ट है संविधान के अंतर्गत काम का अधिकार कहां पाया जाता है, मौलिक अधिकारों में, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, संविधान की प्रस्तावना में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो काम का अधिकार कहां पर आता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। 20 का यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत काम का अधिकार पाया जाता है। अनुच्छेद 43 के अंतर्गत राज्य कर्मकारों को काम, निर्वाह, मजदूरी आदि की व्यवस्था करने का उल्लेख है। 43(1) के अंतर्गत उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों के भाग लेने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद राज्य को निर्देशित करता है कि वे उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता सुनिश्चित करेगा। तो कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 43(a). इसका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है। मनरेगा कार्यक्रम किस अनुच्छेद को लागू करने के लिए लाया गया है, जो काम का अधिकार है। ठीक है, काम का अधिकार, और काम का अधिकार हमारा कहां पर आता है, आर्टिकल 43। ठीक है, ए इसका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 43 के अनुसार राज्य कोई अधिनियम या विधि बनाकर कर्मचारी या कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी सुनिश्चित करेगा। अनुच्छेद 43 के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार ने फरवरी 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया है। ठीक है, तो ये लोगों को काम प्रदान करने के लिए यहाँ पर लागू किया गया था। नेक्स्ट है स्वर्ण सिंह समिति ने जिस प्रश्न पर विचार किया वह था। ठीक है,
अब देखिए 1976 के आसपास, 1976 से पहले सरकार ने, भारत सरकार ने स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। उसकी यहाँ पर क्या क्या, उसके विचार क्या क्या थे? जम्मू कश्मीर के प्रतिरूप पंजाब को अधिकार स्वायत्तता, भारत के लिए राष्ट्रपति मूलक शासन की उपयुक्तता, मूल अधिकारों की तुलना में निदेशक तत्वों को अग्रता या प्रशासनिक सुधार। तो स्वर्ण सिंह समिति ने यह सिफारिश की थी कि मूल अधिकारों की तुलना में राज्य के नीति निदेशक तत्वों को क्या है, वरीयता दे दी जाए। तो सी इसका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा गठित की गई सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 पारित किया गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन मूल अधिकारों पर राज्य के नीति निदेशक तत्वों को वरीयता प्रदान करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए किया गया था। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में अब तक का सबसे विशद 42वां संवैधानिक संशोधन जो हुआ था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हम पढ़ते हैं, वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही किया गया था। और ये अब तक का सबसे बड़ा संविधान में संशोधन है और इसको लघु संविधान की संज्ञा भी दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निदेशक तत्व या चुनाव आयोग अधिनियम। ठीक है, तो सी यहाँ पर स्पष्ट है। किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 39A समान न्याय एवं निशुल्क विधिक सहायता। अच्छा, आर्टिकल 39A के सामने क्या आएगा? समान न्याय और निशुल्क कानूनी सहायता। तो ये वाला तो सही है। अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का संगठन, ये वाला भी मैच है। अनुच्छेद 44 में क्या है? यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये वाला भी यहाँ पर मैच है। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण। तो अनुच्छेद 48 में क्या है? कृषि और पशुपालन का संगठन, कृषि और पशुपालन का संगठन। और हमारा न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण कहां पर आता है? तो यह हमारा आता है आर्टिकल 50 के अंतर्गत। ये कहां पर है? आर्टिकल 50 के अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। देख लीजिए 39, ये मैंने बता ही दिया है आपको। भारत के संविधान में वर्णित नीति निदेशक तत्वों का सुमेलित युग्म पहचानिए। ठीक है, आर्टिकल 42 में क्या है? समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता है क्या? ये तो हमारा 39A में है। ठीक है, तो ये यहां पर गलत हो जाएगा। आर्टिकल 43 कृषि और पशुपालन का संगठन, किसमें है कृषि और पशुपालन का संगठन? ये हमारा है 48 में। अभी हम पढ़ के आए हैं, ये भी हमारा क्रॉस हो जाएगा। आर्टिकल 41 ग्राम पंचायतों का संगठन, आर्टिकल 41 में नहीं है। ग्राम पंचायतों का संगठन कहाँ पर है? आर्टिकल 40 में। ये भी मिसमैच है। नेक्स्ट है स्त्रियों और पुरुषों दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, ये आर्टिकल 39 में आता है। ये बिल्कुल ठीक है। और 39 के भी डी में यह आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की नीति निदेशक तत्वों में जोड़ा गया था? पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य का समान वेतन। ठीक है, ये तो 39D में आता है, इसको तो जोड़ा नहीं गया था, ये तो पहले से ही मौजूद था। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भूमिका, ये कहां पर आता है? ये 43 में आता है, 43A में। काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार और श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य वेतन एवं काम की मानवीय दशाएं सुरक्षित करना। तो बी यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान के 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 में संशोधन किया गया और 3 नए निदेशक तत्वों को शामिल किया गया। समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता 39A में, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना 43A में, पर्यावरण की सुरक्षा और
वन्य जीवों की सुरक्षा 48A में, और इसके द्वारा अनुच्छेद 39F में भी संशोधन किया गया ताकि बालकों के स्वास्थ्य, विकास के अवसर और सुविधाएं तथा उनको शोषण से बचाने हेतु नैतिक आर्थिक परित्याग के मामले में राज्य रचनात्मक भूमिका निभाएगा। नेक्स्ट है संविधान वे संवैधानिक संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल वाज इंसर्टेड बाय 42nd 42वें, यहां पर आएगा 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? तो कौन सा वो आर्टिकल था? आर्टिकल 43A। ठीक है, 43A कहां पर है? डी में। देखिए यूपी पीसीएस प्री 2019 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा निदेशक सिद्धांत संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया है? 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा कौन सा जोड़ा गया है? राज्य आय में असमानताओं को कम करेगा, समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता, सहकारी सोसाइटी का संवर्धन, शुरुआती बाल्यावस्था देखभाल। ठीक है, तो समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता ये कहाँ से आई है? हमारी 39A में, और 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा ही इसे जोड़ा गया है। तो बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। सहकारी समिति को बढ़ावा देने वाला मामला कहाँ पर है? 43B में है, और इसको किससे जोड़ा गया है? 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा 2011 में इसको शामिल किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया है? संविधान में बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, ग्राम पंचायतों का संरक्षण ये तो पहले से ही मौजूद है। गोवध निषेध ये कहां पर है? ये आर्टिकल 47 ये आर्टिकल कहां पर आता है? 48 में। मुफ्त कानूनी सलाह 39A में आता है, और इसी को 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है, अर्थात बाद में किसको जोड़ा गया है? सी को। और समान नागरिक संहिता कहां पर आता है? 44 में। ठीक है, आरओ में पूछा गया सवाल है। पॉलिटी से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो हमारा टॉपिक है, यहाँ पर बहुत ज्यादा संभावना रहती है। यहाँ पर मैचिंग का सवाल भी आ सकता है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर अनुच्छेद हैं, और इस तरह का सवाल तो आ ही सकता है। नेक्स्ट, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है? ठीक है, किसके बारे में शांत है? प्रौढ़ शिक्षा, एडल्ट एजुकेशन, कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी, गरीबों को निशुल्क विधिक सहायता, बालकों को प्रारंभिक शिक्षा जब तक वह 6 वर्ष की आयु प्राप्त न कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर प्रौढ़ शिक्षा जो है, जो एडल्ट एजुकेशन से है, उससे संबंधित हमने कोई प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं देखा है। तो इसका कौन सा उत्तर हो जाएगा? ए। निर्वाह मजदूरी का हमने देखा है, आर्टिकल 43 में है। गरीबों को निशुल्क विधिक सहायता आर्टिकल 39 में हमने देखा, 39A में। बालकों को प्रारंभिक शिक्षा जब तक वह 14 वर्ष की, ये किस में था? ये आर्टिकल 45 में था। ठीक है, नेक्स्ट है, ठीक है, कर्मकारों के निर्वाह मजदूरी आर्टिकल 43 में है। विधिक सहायता 39A में, और आर्टिकल 45 में क्या है? बालकों की देखरेख और शिक्षा से संबंधित प्रावधान है। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के विषय की पहचान कीजिए। मद्य निषेध, फैक्ट्रियों एवं खानों में बाल श्रम निषेध, बेगार अथवा बलाश्रम, अस्पृश्यता निषेध। देखिए अस्पृश्यता निषेध कहां पर आता है? 17 में। तो ये मौलिक अधिकार है, हमें किसकी पहचान करनी है? डीपीएसपी की। तो यह यहाँ पर नहीं होगा, 4th यहाँ पर कट जाएगा, तो ये वाला स्टेट यहाँ पर ऑप्शन कैंसिल हो गया। बेगार अथवा बलात् श्रम, ठीक है, बलात् श्रम की जो बात हमने पढ़ी थी वो आर्टिकल 23 में शोषण के विरुद्ध अधिकार में पढ़ी थी, तो ये भी मौलिक अधिकार है, ये भी यहाँ पर कट जाएगा। तो तीसरा भी यहाँ पर कट गया, ये ऑप्शन भी गायब। फैक्ट्रियों एवं खानों में बाल श्रम निषेध, आर्टिकल 24 में हमने मौलिक अधिकार में शोषण के विरुद्ध अधिकार में पढ़ा था कि फैक्ट्रियों में या काम में जो है बच्चों का निषेध, तो सेकंड भी यहाँ पर कट जाएगा। तो यहाँ पर सेकंड आ रहा है, ये भी कटा, बचा क्या? सी, केवल एक, मद्य निषेध। मद्य निषेध कहां पर आता है? आर्टिकल 47। ठीक है, संविधान के भाग 4 में ये सब अनुच्छेद 47 राज्य को निर्देश देता है कि राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और राज्य विशिष्ट मादक पेयों और स्वास्थ्य
के लिए हानिकारक औषधियों के प्रयोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा। जबकि अनुच्छेद 23 के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बेगार का प्रतिषेध अनुच्छेद 24 में है। ठीक है, अनुच्छेद 24 में क्या है, कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है, और 17 में है अनटचेबिलिटी का जो है खत्म करना। 44 भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में दी गई समान नागरिक संहिता के बारे में विचार कीजिए। कौन सा कथन सही नहीं है? हमें गलत कथन का चयन करना है। यह प्रत्येक भारतीय नागरिक का एक मूल अधिकार है, बिल्कुल गलत है, ये तो डीपीएसपी है ना। भारत के पूरे राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए इसे सुनिश्चित करने हेतु राज्य प्रयास करेगा। ठीक है, राज्य प्रयास करेगा, ये बात सही है। यह किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, यह भी सही है। तो बी और सी हमें गलत कथन का चयन करना है, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। हाँ, तो गलत कथन कौन सा होगा यहाँ पर? ए ही इसका यहाँ पर गलत कथन हो गया। डी को भी देख लेते हैं। यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, तब भी संविधान की यह अपेक्षा है कि सिद्धांत के तौर पर यह हमारे देश के शासन में मूलभूत है। ठीक है, ए यहाँ पर इसका सही उत्तर हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है? कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है? राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा। कौन से में है? आर्टिकल 48 ए में है। ठीक है, इसको 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया है। तो कौन सा इसका ए ही यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं। राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता, ये मौलिक अधिकार के अधीन आता है। नेक्स्ट है, राज्य किसी व्यक्ति को उसके धर्म, मूलवंश, लिंग, जाति अथवा जन्मस्थान के आधार पर प्रभेद नहीं करेगा, यह भी मौलिक अधिकार के अधीन आता है। अस्पृश्यता का अनटचेबिलिटी इन्फोर्समेंट, ये भी मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो ए यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यदेशित होता है? ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 50 में लिखा हुआ है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। तो बी इसका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित कौन सा है? हमारा आर्टिकल 51। ए इसका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ए इसका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है? समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, ये भी है। नागरिकों के लिए समान कानूनी संहिता, यह भी है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ठीक है, ये भी है। किसमें है? आर्टिकल 50 में। ये आर्टिकल 44 में है। ये आर्टिकल 39 ए में है। नेक्स्ट है राजकीय नियुक्तियों में भेदभाव का निषेध। ठीक है, तो डी इसका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि राजकीय नियुक्तियों में भेदभाव का निषेध जो है वो हमारा आर्टिकल 16 के अधीन आता है, लोक नियोजन में अवसर की समानता। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित नहीं है? धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता, ये कहाँ पर है? ये हमारा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में है। ए इसका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? कौन सा नहीं है? मद्य निषेध भी है, काम का अधिकार भी है, समान कार्य हेतु समान वेतन भी है, सूचना का अधिकार हमारा डीपीएसपी में शामिल नहीं है। इसको 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम द्वारा वैधानिक अधिकार के रूप में लागू किया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा संशोधन यह प्रावधानित करता है कि कोई कानून जो राज्य के उन निर्देशक सिद्धांतों को अनुच्छेद 39 बी और सी में वर्णित है प्रभावी बनाने हेतु पारित किया जाए, इस कारण से निरस्त नहीं किया जाएगा कि वह अनुच्छेद 14 और 19 में प्रदत्त अधिकारों को सीमित करता है। तो 25वें संवैधानिक संशोधन द्वारा हमने थ्योरी क्लास में अपना पढ़ा था, भारतीय संसद ने यह व्यवस्था की है कि आर्टिकल 39 बी और 39 सी को आर्टिकल 14 और 19 पर वरीयता प्राप्त है। तो ए इसका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। संविधान का 25वां संशोधन अधिनियम 1971 में 31 सी के प्रावधान के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि यदि अनुच्छेद 39 के खंड 2 और खंड सी अर्थात 39
बी एंड 39C में निहित निदेशक सिद्धांतों को प्रभावी करने के लिए कोई कानून पारित किया जाता है और वो ऐसा कानून आर्टिकल 14 और 19 का उल्लंघन करता है तो उसमें प्रदत्त अधिकारों को सीमित करता है। उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 39 के खंड बी और सी का संबंध समुदाय के भौतिक संसाधनों के वितरण और आर्थिक व्यवस्था के संचालन से है, इसीलिए वो मौलिक अधिकारों से क्या हो जाते हैं, प्राथमिक हो जाते हैं। नेक्स्ट है नीति निदेशक तत्व 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। कौन सा ऐसा नीति निदेशक तत्व है जो 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? व्यक्तियों और समूहों के बीच आय की, प्रतिष्ठा की, सुविधा की और अवसर की असमानता को समाप्त करने का प्रयास करना, न्याय पाने की, अवसर की समानता और निःशुल्क विधिक सहायता, इसको तो 42वें द्वारा जोड़ा गया है। कौन सा है ये? 39A। नेक्स्ट है पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण, ये 48A के अधीन आता है, इसको भी 42वें द्वारा जोड़ा गया है। हमें बताना है 44वें द्वारा कौन सा जोड़ा गया है। उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों के भाग लेने का अधिकार 43A में है, ये भी 42वें द्वारा ही जोड़ा गया है। तो बच कौन सा जाता है यहाँ पर? ए बच जाता है, जो कि व्यक्तियों और समूहों के बीच आय की, प्रतिष्ठा की, सुविधाओं की और अवसरों की असमानता को समाप्त करने का प्रयास करती है। ये आता है हमारा 38 की धारा 2 में। तो ए इसका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 1978 में इस संशोधन को किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत के संविधान का अनुच्छेद 46 किनके शैक्षिक और आर्थिक हितों के प्रोत्साहन का उल्लेख करता है? धार्मिक अल्पसंख्यकों के, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य कमजोर वर्गों के, बड़ी सिंचाई परियोजनाओं से विस्थापित व्यक्तियों के, आर्थिक रूप से वंचितों के। तो हमने देखा था आर्टिकल 47 में यह बात कही गई है कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स तथा वीकर सेक्शंस के लोगों के लिए राज्य सामाजिक और शैक्षिक और आर्थिक व्यवस्था बनाएगा। तो बी इसका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 46 सॉरी मैंने क्या बता दिया है यहाँ पर? 47 में तो पोषाहार से संबंधित बात है, यहाँ पर आएगा अनुच्छेद 46। ठीक है, अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जातियों की बात है। 46 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 46 एक निदेशक तत्व है जो अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों और समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा का उल्लेख करता है। ध्यातव्य है कि निदेशक तत्व का विचार आयरलैंड के संविधान से, ये तो एक अलग बात हो गई है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया था और आयरलैंड ने भी स्पेन के संविधान से यहाँ पर इसको अभिग्रहित किया है। ठीक है, तो थैंक यू के साथ हम आज के प्रश्नों की समाप्ति करते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व का जो प्रावधान है और राज्य के नीति निदेशक तत्वों से संबंधित जितने भी प्रश्न थे, हमने काफी सारे प्रश्नों की यहाँ पर चर्चा कर ली है। अब उम्मीद है कि एग्जाम में अगर प्रश्न आएगा तो इससे बाहर आने वाला नहीं है, क्योंकि सभी डायमेंशंस को हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। राज्य के नीति निदेशक तत्व, संविधान के भाग 4, आर्टिकल 36 से 51 सभी को हमने विस्तार से देखा, उसकी प्रकृति, उसकी परिवर्तनीयता, उसके वर्गीकरण को देखा, राज्य के निदेशक तत्वों को, किन निदेशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता प्राप्त है, सुप्रीम कोर्ट का कौन से मामले में क्या कहा है, कौन से संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा कौन सा डीपीएसपी शामिल किया गया है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट हमारी क्लास होने वाली है संविधान के भाग 4A, क्योंकि 4 के बाद आता है संविधान का भाग 4A जो कि मौलिक कर्तव्यों से, फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्लास हमारी उस पर होगी। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। धन्यवाद के साथ मैं इस क्लास की समाप्ति करता हूं।